हेलो 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 मेरे दोस्त, कैसे हैं आप। आज हम लेके आए परसेंट का चौथा पार्ट। और आज हम परसेंटेज की इतनी आसान तरीके से हम बड़े बड़े सवालों की गांठें तोड़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम यहाँ टोटल 3 टाइप्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम एक टाइप पढ़ेंगे सक्सेसिव चेंज के बारे में पढ़ेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपना अर्थमेटिक के अंदर। यानी हम इस सक्सेसिव चेंज से प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे सवालों को उड़ाएंगे, आपके सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारे सवालों को उड़ाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सवालों को बहुत आसानी से उड़ा पाएंगे सक्सेसिव चेंज से। आप अच्छे से समझ लेना आज सक्सेसिव चेंज क्या होता है। और अपनी सक्सेसिव चेंज के सवाल जो अपनी क्षेत्र मिति में आते हैं मेंसुरेशन में, वो भी आज हम इसमें लेके आए हैं आज के इस पार्ट में। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर और प्राइस और कंजप्शन के ऊपर लेकर बात करने वाले हैं कि प्राइस और कंजप्शन में बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में बड़े शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग के बारे में कि उनमें अगर आपकी परसेंटेज चेंज होता है तो किस प्रकार से चेंज होता है, उनके भी हम सवाल बड़े आसान तरीके से देखने वाले हैं और बड़े बड़े सवाल करने वाले हैं आज की क्लास में। तो दोस्तों, मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आर्य करियर पॉइंट पर। तो जल्दी से जुड़ जाइए और आज की क्लास को लास्ट तक देखना दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम चल रहे हैं अपने परसेंटेज के उस चौथे पार्ट में, जहां से हम बड़े बड़े सवालों की गांठें तोड़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए और जल्दी से हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो यहां से हम चलने वाले हैं आज, और इसमें सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सक्सेसिव चेंज क्या होता है, सक्सेसिव चेंज कैसे निकालते हैं, हम सक्सेसिव चेंज को कैसे निकाल पाएंगे वो देखना है दोस्तों। तो एक बार समझना दोस्तों यहां से अच्छे से, यहां से हम आपको ये बताएंगे। देखो यहां से, जैसे मान लो कोई वस्तु है और उसकी प्राइस है 100 रुपीज है, उसकी प्राइस कितनी है 100 रुपीज है। और इसकी प्राइस में मान लो पहले 10% क्या हो चुकी है, पहले 10% की वृद्धि हो चुकी है, पहले 10% की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद में इसका प्राइस 110 यानी कि 110 हो जाएगा, 110 यानी 110 हो जाएगा आपका। उसके बाद में मान लो इसकी प्राइस में अगेन 10% चेंज हो जाता है, अगेन 10% चेंज हो जाता है यहां से। तो बताइए 110 का 10% कितना होगा। जैसे देखो 100 का 10% तो 10 रुपए के बराबर ही हुआ था दोस्तों, तो 10 रुपए हमने जोड़ दिए 110। लेकिन 110 का 10% तो 11 रुपए के बराबर होगा, यानी अब इसमें 11 जोड़ेंगे 121 होगा, 121 होगा दोस्तों। तो आप मुझे बताइए यहां से जो चेंज आपको दिख रहा है, यहां से जो आपको ये चेंज दिख रहा है टोटल, वो आपको लग रहा होगा कि 21 रुपए का चेंज है। 100 से 121 हो गई है, तो बताओ टोटल इसके मूल्य में जो चेंज हुआ वो 21 रुपए का है। और 100 के लिए 21 है, वो 21% का काम करेगा, यानी 21% रहेगा, क्योंकि 21 किसमें से है, आउट ऑफ 100, तो ये आपका परसेंटेज ही बन जाएगा 21%। तो बताइए पहले आपने 10% चेंज किया प्राइस, अगेन आपने 10% प्राइस चेंज किया, तो आपको पता है टोटल 21% चेंज इसमें आया। तो इस 21% को ही हम कहते हैं सक्सेसिव चेंज, यानी कि इसका सक्सेसिव चेंज जो हुआ है वो 10 और 10 से मिलाकर टोटल 21 यानी कि 20% नहीं हुआ है दोस्तों, ये 21% हुआ है। तो आप यहां से समझ, अब हम हर सवालों को तो ऐसे नहीं कर सकते, हम हर सवालों को तो ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे करेंगे फिर सवालों को कि जैसे मान लो आपको पहले जो चेंज दिया है वो 10% चेंज दिया है, उसके बाद में दोबारा आपको 10% चेंज दिया है, यानी पहले 10% वृद्धि की, फिर 10% वृद्धि की। तो बताइए पहले जो वृद्धि की वो इसके मूल्य की जो वृद्धि थी उसका वृद्धि हुआ, अगला जो 10% होगा वो मूल्य का तो होगा ही होगा, इस 10% का भी 10% होगा। तो बताइए 10% का 10% निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10 करके 100 का भाग लगा देंगे, तो ये आपका 10 का भी 10% आ गया, 1% आ गया। तो ये ऐसे मिला के 10, 10 और 1 तीनों मिलाकर टोटल जो चेंज आया वो 21% आ गया दोस्तों। ये चेंज कितना आ गया, 21% आ गया। तो यहां से आप ये कह सकते हो
कि मान लो पहले पहले किसी वस्तु के मूल्य में A% चेंज होता है, A% चेंज होता है, वृद्धि होती है, उसके बाद में उस वस्तु के मूल्य में B% चेंज होता है। तो बताओ सक्सेसिव चेंज क्या होगा? सक्सेसिव चेंज क्या होगा? तो सक्सेसिव चेंज निकालने के लिए आप ये कह सकते हैं A प्लस B और प्लस AB/100, A/B/100। यहां से आप सक्सेसिव चेंज निकाल सकते हैं दोस्तों, यहां से आप सक्सेसिव चेंज निकाल सकते हैं। यानी आपका A% चेंज हुआ है, फिर मूल्य B% चेंज हुआ है, यानी 2 बार वृद्धि हुई है। तो बताइए A प्लस B प्लस AB/100 ये टोटल सक्सेसिव चेंज हो गया, उसमें टोटल वृद्धि हो गई कि उसके मूल्य में टोटल वृद्धि कितनी की होगी? A प्लस B प्लस AB/100। क्योंकि आपको पता है पहले A% चेंज होगा, उसके बाद में B% चेंज होगा, और फिर इस A का भी B% चेंज होगा, यानी A/B/100। तो यहां से आप बता सकते हो कि ये आपका टोटल सक्सेसिव चेंज है। अब मैं कहता हूं ये कमी भी तो हो सकती है। जब आपने कहा पहले मान लो A% की क्या हुई है? कमी हुई है, उसके बाद में B% की कमी हुई है, उसके बाद में B% की, तो वही दिक्कत है। आप ऐसे लिख सकते हो A% प्लस B% और माइनस AB/100, माइनस AB/100%, ये यहां से आप बता सकते हो। क्योंकि आपको पता है ये माइनस का A है, ये भी माइनस का B है, जब दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का AB आएगा, अर्थात ये दोनों तो जुड़ेंगे, दोनों नेगेटिव रहेंगे, दोनों जुड़ेंगे और वो पॉजिटिव इसमें से घटेगा। तो हमने ऐसे लिख दिया A प्लस B में से AB/100% घटाकर हम सक्सेसिव चेंज निकाल सकते हैं। या बाकी आप एक ही फॉर्मूला याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्लस में है तो प्लस में लिख दो, माइनस में है तो माइनस में लिख दो, अगर कमी है तो कमी के हिसाब से माइनस में लिख दो, वृद्धि है तो उसको प्लस में लिख सकते हैं, और आराम से यहां से सक्सेसिव चेंज निकाल सकते हैं दोस्तों। और इसका बड़ा ही रोल होता है अपनी आगे अर्थमेटिक में तो रहेगा ही रहेगा, आगे लाभ हानि में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाएंगे, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट में लगाएंगे, इसके सिंपल इंटरेस्ट में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाएंगे। पूरी क्षेत्रमिति के सवाल आज मैं यहाँ लेके आया हूं, कुछ सवाल वहां पर इसका यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों एक सवाल देखते हैं इसके ऊपर। यहां बोला इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 45%, तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। इसके एरिया में जो परसेंटेज चेंज है वो आपको बताना है, जबकि इसके डायगोनल में दे रखा है। अब आप ये जानते हैं अच्छे से कि वर्ग क्या होता है, आपका जो वर्ग होता है वो आप अच्छे से जानते हैं कि वर्ग होता है, इसका डायगोनल कितना होता है, वर्ग का डायगोनल कितना होता है। तो आप जानते हैं वर्ग का डायगोनल होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। और इसमें जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है प्लस 45%, यानी आपका 45%, सॉरी माइनस 45% डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है 45%, क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है दोस्तों यहां से। तो मैं ये कह सकता हूं देखो जो चीज कांस्टेंट है उसको हटाते चलो, आप जो चीज कांस्टेंट है ना उसे हटाते चलो, ये वाला आपका हट जाएगा। यानी √2 का यहाँ परसेंटेज चेंज में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जो चीज कांस्टेंट है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसका यहाँ इस परसेंटेज चेंज में कोई रोल नहीं है, अर्थात एक के अंदर जो चेंज है वो है माइनस का 45%, यानी कि 45% का कमी हुआ है इसके डायगोनल में, या इसकी बोल सकते हैं भुजा में भी 45% ही कमी हुआ है। हमें बताना है कि इसके एरिया में क्या होगा परिवर्तन, तो एरिया होता है भुजाई स्क्वायर। भुजाई स्क्वायर को आप ऐसे कह सकते हैं A इंटू ए बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो भी चेंज होगा वो 2 टाइम्स होगा, एक बार इसकी भुजा में होगा, फिर अगेन इसकी भुजा में होगा, 2 बार होगा। तो हम सक्सेसिव से इसका मान निकाल सकते हैं कि पहले 45% चेंज हुआ यानी माइनस, उसके बाद में अगेन 45%, और अब दोनों का 45 का भी 45 निकालना है तो माइनस माइनस प्लस,
बोलो 45 इंटू 45 क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 2025 होता है, और बटे 100 करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी 20.25। तो आप कहेंगे सर कि यहां से ये आपका आ गया कि इन दोनों का जो योग आएगा वो तो आएगा माइनस के 90%, और उसमें से आपको 20.25% माइनस कर देना है। तो बताइए 90 में से 20 गए 70, और 70 में से 0.25 गए तो 69.75 सवाल के उत्तर हो जाएंगे, 69.75। यानी आप 90 में से 20.25 निकालेंगे तो ये 69.75% बचेगा माइनस का। इसका मतलब ये है कमी है, माइनस यहाँ क्या बता रहा है? कमी को बता रहा है, आपको लेना नहीं है इसे। इसीलिए हमने इसका फॉर्मूला अलग से लिखा था कि आप इन दोनों को प्लस में और इसको माइनस में लिख दिया करो, ताकि लास्ट में आपका पॉजिटिव ही आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्र विधि का एक सवाल सा था, जो परसेंटेज चेंज से होना है, सक्सेसिव चेंज से ये सवाल होना है दोस्तों। चलो जहां तक आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा कि देखो डायगोनल होता है रूट इंटू 2 इंटू ए होता है। अब आपको पता है रूट 2 एक ऐसी राशि है जो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू में कोई चेंज होगा नहीं। अगर आप इसके एक को बढ़ाएंगे, भुजा को बढ़ाएंगे, तो भी आपका रूट 2 में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो चेंज होगा वो ए में होगा। तो जो ए में चेंज है वो 45% है। तो बताइए ए स्क्वायर यानी कि भुजाई स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ए इंटू ए, मतलब 45% का डिक्रीज 2 बार काउंट करेंगे तो हम सक्सेसिव से निकाल लेंगे आंसर आगे 69.75। यहां देखो अगला सवाल, महर्षि के वेतन में 20% की वृद्धि की और फिर नए वेतन में 20% की कमी की गई, तो बताइए उनके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ? और ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जीक्यूटिव 2025 के सवाल थे उनमें ये सवाल आपको पूछा गया था दोस्तों, ये सवाल वहां पर पूछा गया था। तो देखो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, पहले बताओ इसके मूल्य में क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर पहले 20% वृद्धि हुई और उसके बाद में नए वेतन में 20% कमी हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं सक्सेसिव चेंज से सवाल निकाल लूं, पहले 20% वृद्धि हुई, पहले 20% वृद्धि तो मैं प्लस में लिख दूं, फिर माइनस 20% यानी कि 20% कमी हुई, और अब 20 का भी 20 निकालेंगे तो 20 इंटू 20 और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो बताओ 400 बटे 100%। तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी ये 20% से 20% खत्म हो गया, केवल माइनस का 4% बच रहा है। तो माइनस का मतलब है डिक्रीज, डिक्रीज है भाई दोस्तों, ये आंसर आएगा माइनस का 4% डिक्रीज हो गया, इसकी रेट हो गई है वो माइनस के 4% डिक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ये बताइए सवाल, एक गोले की जो त्रिज्या है वो 30% बढ़ा दी गई है और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी? सबसे पहले मैं आपको ये लिख दूं, गोले की त्रिज्या है ना, त्रिज्या के अंदर 30% वृद्धि हुई है भाई, 30% की वृद्धि, और हमसे पूछ रहा है उसके कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब मुझे बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां देखो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है 4 और पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है इनकी वैल्यूज, इसलिए वृद्धि और कमी में इसका कोई काम नहीं है, इसे हटा दीजिए। तो बताओ आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर का मतलब जो आर में वृद्धि दी है वो यहां क्षेत्रफल में 2 बार होगी, तो हम सक्सेसिव चेंज से निकाल सकते हैं दोस्तों। पहली वृद्धि हुई 30%, अगली वृद्धि 30%, और देखो 30 का भी 30% निकालेंगे तो वो आएगा 9, आपका वो कितना आएगा? 9 आएगा। 30 का 30% निकालेंगे तो बताओ 30 गुणा 30 कितना होगा? 900 बटे 100 करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 9%। और देखो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है,
तो टोटल मिलाकर इन दोनों तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 69%। यानी यहां टोटल जो इसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो आएगी 69%। यानी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, यानी इस सवाल के उत्तर होंगे। और ये सवाल भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में पूछा गया था दोस्तों। ये बताओ आप, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ चुका है तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा? आयतन बताना है कि उसका आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा, आप यहां से बता सकते हो। तो देखो यहां पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो गोले का होता है, अभी अभी लिखा था 4πr², और इसमें जो चेंज दे रखा है वो प्लस के 44% दे रखा है, यानी कि 44% वृद्धि हुई है। और अब इसने पूछा आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम पहले तो कहेंगे कि ये सर ये कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं है, मतलब r² में जो चेंज आया वो 44% चेंज आया है। तो हम कह सकते हैं आर में जो चेंज होगा वो क्या होगा, वो आपका 20% होगा। आर में जो चेंज होगा वो 20% होगा। तो कैसे निकालेंगे एक बार वो भी देख लेते हैं। तो मैंने कहा मान लो पहले क्षेत्रफल 100 था और बाद में उसमें 44% वृद्धि हो गई तो 144 हो गया। पहले क्षेत्रफल 100 था, बाद में उसमें 44% वृद्धि हो गई तो ये कितना हो गया, 144 हो गया। लेकिन देखो r² है, यानी ये r² मतलब क्षेत्रफल में है, तो अगर मैं r में निकालना चाहूं तो इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लूं, दोनों का अंडर रूट ले लूं। इसका मतलब r पहले 10 थी जो आपकी 12 हो गई है, 144 का वर्गमूल 12 है। तो मुझे बताओ आर में जो चेंज मिला है वो 20% का चेंज है भाई, ये 20% है, क्योंकि आपको पता है 10 से 12 हुआ है तो 2 ही तो बढ़ा है ये। तो बताओ 10 का कितना परसेंट 2 होता है, तो आप कहेंगे सर 10 का 20% 2 होता है, या ऐसे निकाल सकते हो 10 के 2 के नीचे ये 10 लगा के और इंटू 100 कर दो, यहां से भी आ जाएगा आपका परसेंटेज 20%। आर में 20% चेंज आ गया है यहां से। तो अब आप ये बता सकते हैं आयतन में क्या चेंज होगा, आयतन में चेंज बता सकते हैं। तो बताओ आयतन होता है 4/3πr³। अब फिर वही बात, ये चीज कांस्टेंट है तो r³ आ रहा है, इसका मतलब जो भी चेंज होगा वो 3 बार होगा, यानी 20-20 का जो चेंज होगा वो कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो आप 3 बार के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, पहले 20% फिर 20% चेंज होगा फिर 20% चेंज होगा। तो बताओ सक्सेसिव से कैसे कर सकते हैं आप इसको, तो आप कहेंगे सर हम पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे, इन दोनों का सक्सेसिव, तो वो हमारे पास 44 आएगा, क्योंकि 20 + 20 40 हो जाएगा, और प्लस में 20 × 20/100 करेंगे तो क्या आएगा 4। यानी ऐसे निकाल सकते हैं पहले 20 + 20 और फिर 20 × 20 400/100। तो बताइए ये 2 जीरो कैंसिल, 20 20 40 और 4 44 हो गया। अब हम 44 को और 20 को लेकर सक्सेसिव लगा देते हैं, तो पहले 44% हो गया फिर 20% हो गया, और अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 880/100% हो गया। 1 जीरो कैंसिल, 1 पॉइंट लग जाएगा। 44 और 20 कितने हो गए 64, 64 में 8.8 जोड़ेंगे तो यहां से आ जाएगा 72.8। यानी सवाल का जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहां देखो पहले क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रफल में 44% वृद्धि बताई, तो मैं कहता हूं ये r² में वृद्धि है। ये जो वृद्धि है वो किसमें है, r² में वृद्धि है भाई, ये r² में वृद्धि दे रखी थी। और अब अपने से पूछा है कि r² में वृद्धि 44 की है, तो मैं कह सकता हूं 100 से 144 हुआ है। मतलब अगर वर्गमूल ले लूं तो ये कहता हूं 10 से 12 हुई है। ये r² था तो मैंने वर्गमूल लेके r का रेशियो निकाल लिया, मतलब r पहले 10 थी बाद में 12 हो गई। इसका मतलब r में जो वृद्धि है वो 20% है।
बाकी आप जनरली अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पता होता है कि 44 किससे आता है, 20 + 20 से सक्सेसिव में आपका 44 आता है। जैसे गुणंतर मिले आपको तो आप कह सकते हो कि भाई 30 + 30 से हमेशा सक्सेसिव में गुणंतर आता है। 21% जहां भी दिखे आप कह सकते हैं ये 10% और 10% का सक्सेसिव है, तो वहां से हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। एक तरीका तो ये इसका हो गया। मैं इसमें एक तरीका और बता दूं आपको। मैंने कहा जी भाई 20% चेंज आ गया है आर में, ये हमने निकाल लिया, और 20% का मतलब 1/5 होता है। 1/5 होता है, ये वर्दी है। तो बताइए आर रेडियस है वो 5 से कितनी हो रही है, 6 हो रही है, 5 से 6 हो रही है। आर हमारे पास 5 से 6 हो रही है, लेकिन आयतन में तो आर का क्यूब चाहिए हमें, मतलब हम इनका क्यूब कर देते हैं, हम इनका क्यूब कर देते हैं। तो बताओ ये आ गया 125 और ये आ गया 216। तो आप देखेंगे दोनों का जो डिफरेंस है वो 91 आ रहा है। तो 91 का चेंज है 125 पर इंटू 100 कर देंगे। अब निकाल लो, 25 का भाग देंगे 4 बार, 25 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा 18.2, और 18.2 को 4 से गुणा करेंगे 72.8 आएगा। यानी सवाल के जो आंसर आएंगे वो 72.8% आएंगे, 72.8%। तो आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सक्सेसिव से करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सक्सेसिव से निकालो आराम से और हल करो सवालों को, बिल्कुल आसानी से सवालों के हल कर सकते हैं। ये सवाल देखो, एक गोले की त्रिज्या को 25% कम कर दिया गया तो आयतन में लगभग लगभग परिवर्तन बताओ बेटा, जल्दी से इसकी आंसर कमेंट करो मेरे को। देखो त्रिज्या में जो परिवर्तन हुआ है, त्रिज्या में आप बता रहे हैं कि सर त्रिज्या में जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 25%, और ये भी कमी हुई है भाई, कमी हुई है, माइनस का 25% है। अब ये कहते हैं आयतन में बताओ, तो आयतन आप जानते हैं गोले का वो होता है 4/3 πr³। इसका मतलब हमें ये तो पता है भाई, चलो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ दो, सॉरी यहाँ r³ है, r³। तो मुझे बताओ यहाँ r को 3 मतलब 25% का जो कमी है वो 3 बार कैलकुलेट किया जाएगा। तो सक्सेसिव से कर सकते हैं अपन, पहले 25% और अगेन 25%, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। 25 गुणा 25 625/100 करेंगे तो ये 6.25 आ जाएगा, 6.25। तो बताओ 25 + 25 50, 50 में से 6.25 गए तो ये आएगा 43.75, 43.75 आएगा दोस्तों। ये आपकी टोटल कमी आई है r² में, मतलब r इंटू r हमने निकाल लिया। अब इसको हम निकालेंगे किसके साथ, दोबारा 25% के साथ, क्योंकि हमें r³ चाहिए, r³ चाहिए तो हमें ये 3 बार करना पड़ेगा। यानी 25% जो कमी है ये आपको 3 बार निकालनी पड़ेगी, तो हमने 2 बार निकाल ली है। अब हम दोबारा करते हैं 25% इसके साथ लेकर के, माइनस माइनस प्लस। अब इसको गुणा कर लो आप, 25 5 125 होता है, 12 बच गए, 25 संते 175 और 12 182, 18 बच गए, 25 75, 75 में 18 जोड़ दो आप, 93 हो जाएंगे। के 75 में 18 जोड़ देंगे 93 हो जाएंगे, दशमलव यहाँ लगाई दो आप, और सॉरी दशमलव तो बाद में चेंज भी होगा आपका, दशमलव चेंज भी होगा। 93 हो गए तो 9 बच गए, 25 चौक 100 और 9 हो गया 109। अब देखो 2 डिजिट पर दशमलव है और 100 से भाग देंगे तो टोटल 4 डिजिट पर दशमलव हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से निकलेगा। तो मैं कहता हूं
इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 43.75 में 25 जोड़ देंगे तो ये आपका 68.75 हो जाएगा। 68.75 में से 10 घटाएंगे तो ये 58.75 बचेगा, जिसमें से भी 0.93 घटाना है। मतलब 58.75 में से भी लगभग क्या घटाना है आपको। तो यहां से बताओ, ये अप्रोक्सली पूछ रहा है तो अप्रोक्सली सवाल का उत्तर आएगा 58 के आसपास। सवाल का उत्तर क्या आएगा भाई, 58। ये 57 पॉइंट कुछ बचेगा, मतलब लगभग ये इसका सवाल का जो आंसर आएगा वो 58% के आसपास आएगा। फिर से देख लो, 25% की 2 बार हमें कमी कैलकुलेट की तो वो आया 43.75। अब 43.75 को फिर से 25 के साथ कैलकुलेट करेंगे तो 43.75 प्लस 25 ये दोनों जुड़ के तो हो जाएंगे आपके 68.75 और इधर 10.93 यानी कि आपको माइनस करना है। तो मैं कहता हूं अगर आप 68.75 में से 10 घटाएंगे तो 58 पॉइंट आपके 75 बचेंगे, उसमें से 0.93 घटाएंगे तो आपका ये 57 पॉइंट समथिंग बचेगा, जो किसके अप्रोक्स है, लगभग 58% के लगभग इसके क्या है अप्रोक्स है। तो सवाल के जो उत्तर है वो 58, और ये भी 2025 के अंदर दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव में पूछा गया सवाल। ये बताइए आप, घनाभ की तीनों आयामों में जो 15% की वृद्धि कर दी गई है तो आयतन में कितने परसेंट। ये सीजीएल 2025 में पूछा गया सवाल है भाई, कि आपको 15% की वृद्धि दे रखी घनाभ के तीनों आयाम में। इसका मतलब एल में भी, यहां से एल में भी दे रखी है आपको, एल में भी आपको वृद्धि दे रखी है। एल में दे रखी है 15% वृद्धि, और बी में दे रखी है 15% वृद्धि, और एच में भी दे रखी है 15% वृद्धि। तो मैं आपसे कहूंगा आयतन होगा, तो आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब पहले हम इन दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो उसके बाद में हम एच के साथ लेंगे। तो एक बार इन दोनों का कैलकुलेट करते हैं सक्सेसिव। तो 15% प्लस 15% और दोनों का मल्टीपल, तो प्लस में 225/100, तो 100 का भाग देंगे 0.25, यानी कि ये आ गया 15 और 15 30 और 2 32.25, यानी आपका यहां से 2 बार हमने निकाला तो 32.25% आ गया है। अब इसका हम किसके साथ लेंगे, एच के साथ लेंगे। तो 32.25 प्लस 15% और प्लस इन दोनों का मल्टीपल करके 100 का भाग लगाना है। तो कर दो 15 इंटू 5 75 आएगा, 7 बच गए, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 बच गए, 15 दूनी 30 और 3 33, फिर 3 बच गए, 15 थी 45 और 3 48। और देखो 2 डिजिट पर पहले से ही दशमलव था और इसमें भाग 100 का और देंगे तो 2 डिजिट और बढ़ जाएंगे, टोटल 4 डिजिट पर दशमलव आ जाएगा। तो अब आप कर सकते हो 32.25 में 15 जोड़ेंगे तो 47.25 हो जाएगा। 47.25 में 4 और जोड़ देंगे तो आपका 51.25 हो जाएगा। 51.25 में 0.83 जोड़ देंगे तो ये आपका 52 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, मतलब 52 पॉइंट समथिंग। तो आप ये कह सकते हैं अप्रोक्सली सवाल के जो आंसर होंगे वो 52% के आसपास होंगे। 0.25 को 0.83 में जोड़ेंगे तो ये आपका 1.08 ही बनेगा, मतलब 52.08 बनेगा, जो लगभग किसके आसपास है, 52 के नजदीक ज्यादा है, 53 से तो दूर है। यानी सवाल के जो उत्तर आएंगे वो 52% आएंगे दोस्तों। इसे देखना, ऑप्शन बिल्कुल नजदीक थे सारे ऑप्शन, 51 52 53 54। तो हमें क्या करना है, पहले 15 और 15 का निकाला, वो आपका आ गया 32.25, फिर 15 के साथ लिया सक्सेसिव तो क्या आया 32.25 प्लस 15, और अब 15 और 32.25 का मल्टीपल कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो मैं कहता हूं 32.25 में 15, जैसे आप 32 में 15 जोड़ दो 47 और 4 कितने हो गए 51। अब 51 तो पूरा पूरा हो गया, 0.25 को 0.83 में जोड़ेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 52 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। यानी सवाल के जो उत्तर आएंगे वो 52% आएंगे। सवाल का राइट आंसर क्या आएगा
52% आएगा। तो इस सवाल को और बता दीजिए दोस्तों, क्या है ये सवाल। सवाल में दे रखा है 2 क्रमिक वेतन वृद्धि के बाद एक व्यक्ति के मूल वेतन का 156.25% हो गया। यदि दूसरी वेतन वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि पहली वेतन वृद्धि के बराबर ही थी, तो बताइए प्रत्येक वेतन वृद्धि का प्रतिशत क्या है। यानी अब आपको ये बताना है, जो ये 156.25%, दो तरीके हैं दोस्तों। एक आपको पता है कि यहां 2 बार वृद्धि होने के बाद में 156.25 हुआ है, उसका टोटल मूल्य, इसका मतलब वृद्धि केवल 56.25 की हुई है। और आप यहां ऑप्शन से भी बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका सक्सेसिव 56 आएगा। तो मैं कहूंगा सर 20 का तो नहीं आएगा। 20 + 20 40 होता है, फिर गुणा करेंगे तो 4 और आएगा, 44 होता है। 22 + 22 44 होता है, और 22 का 22 से गुणा करेंगे 4.88 आए, वो 4.84 आएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, 48.84 होगा। 25 + 25 50 होता है, और 25 × 25 625, मतलब 6.25। तो मैं कह सकता हूं कि इस सवाल के जो उत्तर होंगे वो तो यही आएगा, आपका 25% आएगा। ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन से बता दिया है मैंने। अब आप यहां देखो एक बार, जो इसके वेतन वृद्धि हुई है, 2 बार इसके वेतन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 2 बार वृद्धि होने के बाद मूल वेतन का इतना % हो गया है, वो इतना % हो गया है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 बार वृद्धि होने के बाद टोटल जो वृद्धि हुई वो 56.25% की है। ठीक है, क्योंकि आपका मूल वेतन 100 रुपए मान लो 100 था, और उसमें 56 की वृद्धि हो गई, यानी 56.25 की, तो वो 156.25 हो गया। ऐसा ही तो बोल रहा है अगला कि 156.25% हो चुका है आपका मूल वेतन का। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि बताओ ये 100 है, ये आपका इतना है। मैं इधर से पॉइंट उठाऊंगा तो इधर 2 जीरो लग जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि यहां 2 जीरो लगा दो, तो ये आपका 156.25 हो जाएगा, 156.25। अब हमें बताएं 2 बार वृद्धि की गई है, इसलिए आप इसका ले लीजिए स्क्वायर रूट, आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। 2 बार निकालेंगे, 2 बार करके ऐसा हो रहा है, तो एक बार में कितना होगा, तो 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होगा, और इस 15,625 है, इसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो वो आपका 125 होगा। वो कितना होगा, 125। 125 का वर्ग करने पर 15,625 आता है दोस्तों। तो मैं ये कहता हूं अगर हम एक बार वृद्धि करेंगे तो 100 से 125 होगा, मतलब जो वृद्धि होगी वो 25% की होगी। जो वृद्धि होगी वो कितने की होगी, 25%। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहां से सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपको करना क्या है, या तो आप ऑप्शन से कर लो कि ऐसा ऑप्शन उठाओ जिसमें 56.25 बन जाए। जैसे 20 से आप देखेंगे 44 बनेगा, 22 से देखेंगे 48 पॉइंट समथिंग बनेगा, 30 से देखेंगे तो गुणनतर बनेगा, 30 + 30 60 आएगा, फिर वापस 30 × 30 करके 100 का भाग लगेंगे तो 9% और बनेगा, यानी आपका गुणनतर बनेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जिस पर आपका मान क्या आ सकता है, 56.25 आ सकता है। अब चलते हैं हम आगे, और ये जो टाइप पढ़ने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। खर्चा हमेशा बराबर होता है कीमत इनटू खपत के बराबर होता है। खर्चे का जो मान होता है वो खपत इनटू जो उसकी कीमत होती है उसके मल्टीपल के बराबर होता है। जैसे अपन कहे कि मान लो एक वस्तु की जो कीमत है वो 20 रुपए किलो दे रखी है, आपको 20 रुपए प्रति किलोग्राम दे रखी है, और उस वस्तु की खपत हमारी है वो मान लो 5 केजी है, वो 5 केजी है। तो आप यही तो कहेंगे सर कि हमने 20 रुपए किलो से 5 किलो चीनी खरीद ली मान लो, तो उसका टोटल खर्चा 5 × 20 यानी 100 रुपए होगा, यानी खर्चा होगा वो 100 रुपए होगा। तो मैं यही तो कहूंगा कि कीमत को अगर खपत से मल्टीपल कर लेंगे तो हमें खर्चा मिल जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप होने वाली है। अब आपको अगर इसमें वर्दी दे दे, इसके अंदर वर्दी दे दी, मान लो इसमें 10% वर्दी हो गई, ठीक है, और अब इसमें आपसे वर्दी पूछ ले या कमी पूछ ले कि इसमें कमी या वर्दी कितने % की हुई, ये पूछ ले,
जबकि ये बोल दे कि ये आपका नो चेंज है, ये आपका नो चेंज है, इसमें कोई वर्दी कमी नहीं हुई है, तो बताओ यहां से सवाल बन सकता है। वो एक बार समझो आप, अगर ये 100 का 100 ही रहेगा और यहां 10 में 10 20 में 10% वर्दी यानी 22 हो गई है, तो मैं 22 को एक ऐसे नंबर से गुणा करूं कि मेरे को ये 100 ही मिलना चाहिए वापस। तो मैं कह सकता हूं कि आप 100 के अंदर 22 का भाग लगा के निकाल लो, वहां पर वो वैल्यू कितनी आएगी। तो आप 22 का भाग 100 में देंगे तो 22 चौक 88, बच गए कितने 12। 12 है तो आप उसको लिख सकते हो 6/11, मतलब इतनी वैल्यू आपकी बचेगी। 4 सही 6/11 वैल्यू बचेगी यहां पर। तो मैं कहता हूं 5 तो वो 4 सही 6/11% हो गया। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए, यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 11 चौक 44 और 6 50/11 हो गया ये। अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं, इसका और इसका रेशियो देखूं, तो मेरे पास क्या आता है 20:22, यानी कि आता है 10:11। 10:11 आता है। ये किसका रेशियो है भाई, प्राइस का रेशियो है। ऐसी मैं कंजप्शन का रेशियो देखूं तो बताओ, पहले कंजप्शन 5 थी और बाद में कंजप्शन रह गई है 50/11। तो मैं इस 11 को इधर गुणा कर दूं और इस 5 से इसको काट लूं तो ये 10 आएगा, मतलब रेशियो आएगा 11:10। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो रेशियो प्राइस का है, जो रेशियो प्राइस का है उसका जस्ट उल्टा रेशियो आपको कंजप्शन का मिल गया। लेकिन शर्त क्या थी कि आपका खर्चा है ना वो बिल्कुल क्या रहना चाहिए, नो चेंज रहना चाहिए, खर्चा नो चेंज रहना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से एक नियम आ गया कि आप जानते हैं एक्सपेंडिचर इक्वल होता है प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। ये तो आपको दे रखा है यहां पर कि ये होता है। अब मैं कहूं कि अगर ये आपका ई है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, अगर ई को कांस्टेंट रख लिया गया है तो मुझे बताओ जो प्राइस होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी सी के, यानी कंजप्शन के। अगर ई को कांस्टेंट माना है तो आपको पता है पी इंटू सी भी कांस्टेंट रहेगा, अर्थात पी और सी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी जो रेशियो पी का होगा उसके जस्ट अपोजिट, मतलब उसका इनवर्स में क्या होगा, रेशियो होगा कंजप्शन का। तो पी और सी एक दूसरे के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब आपका खर्चा क्या दे रखा हो, अगर एक समान दे रखा हो, कोई चेंजमेंट खर्चे में ना हुआ हो, उस कंडीशन में हमेशा पी और सी का जो रेशियो होता है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, कि एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है। अगर पी का रेशियो ए रेशियो बी है तो सी का रेशियो बी रेशियो ए होगा। यह है कंडीशन अगर ई कांस्टेंट है तो। अगर ई कांस्टेंट नहीं है तो हम आराम से बता ही पाएंगे। तो हमारा ये भी हो सकता है, अगर मान लो ई कांस्टेंट नहीं है और ई बराबर होता है पी इंटू सी दे रखा है, हमें पी का रेशियो दे रखा है तो पी का भाग लगा दो, यानी ई अपॉन पी होगा वो इक्वल होगा सी। मतलब ई और पी का जो रेशियो, ई और अपॉन पी का जो अनुपात होगा बटे में, वही रेशियो किसके बराबर होगा, सी के रेशियो के बराबर होगा। यहां से हम ये कह सकते हैं, या हमें सी का दे रखा है तो सी का भाग लगा देंगे, पी बराबर ई अपॉन सी भी हो सकता है, तो वहां से भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसके सवाल अब हम देखने वाले हैं। पहला सवाल देखो भाई, यदि नमक के मूल्य में 20% क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है, तो वे को समान रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए। देखो, इफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट डिक्रीज बाई 20%, देन बाई व्हाट परसेंटेज शुड कंजप्शंस बी इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर द सेम। हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, तो मैं कह सकता हूं कि प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि बताओ
इस 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। कमी हुई है मतलब माइनस का, तो आप कह सकते हैं सर प्राइस का जो रेशियो हुआ है, पहले प्राइस 5 थी और उसमें से एक कम हो गया है, यानी 4 हो गई है प्राइस। पहले प्राइस मूल प्राइस 5 थी, उसमें एक की कमी हो गई है, तो बताओ ये हो गया है 5:4। तो मैं कहूंगा कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4:5 होगा, क्योंकि इसने क्या बताया है, वे कुछ समान बताया, यानी एक्सपेंडिचर सेम है, इसका कोई चेंजमेंट नहीं है, कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में हमारी रेशियो उल्टे होते हैं। तो मुझे ये बताओ दोस्तों, यहां पर पहले इसकी कंजप्शन 4 थी, अब इसकी कंजप्शन 5 हो गई, तो बताओ कंजप्शन में वृद्धि कितने की हुई, तो आप कहेंगे सर 1 की वृद्धि हो गई। कितने पर, तो मूल कंजप्शन 4 थी, तो 1/4 आया, इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में बन जाएगा। कितना परसेंट आया भाई, 25%। तो मैं कह सकता हूं इसकी जो खपत है उसमें जो मान चेंज होगा वो आएगा 25% होगा, यानी इसकी कंजप्शन है वो 25% बढ़ जानी चाहिए। अगर उसकी प्राइस 20% घटी है तो इसकी कंजप्शन 25% बढ़ जानी चाहिए दोस्तों। तो इस सवाल के राइट ऑप्शन होंगे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़ा गला खराब है। देखो, इफ द प्राइस ऑफ ओनियन इंक्रीज फ्रॉम आर एस 60 पर केजी से 75 पर केजी, मतलब इंक्रीज हुई है, then by what percent a household should decrease the consumption of onions so that expenditure remains same। मतलब एक्सपेंडिचर को तो सेम ही रखना है। अगर एक्सपेंडिचर आपका सेम रहना है, खर्चा अपरिवर्तित रहना है, तो ये कन्फर्म है कि भाई प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के इनवर्सली रेशियो में होंगे। तो मैं सबसे पहले प्राइस का रेशियो लिख लेता हूं। प्राइस का रेशियो क्या होगा, तो आपने कहा सर प्राइस पहले 60 थी और अब 75 हो गई है, तो मैं एक बार इसको 15 से काट लेता हूं। मैं इसको एक बार 15 से काट लेता हूं। मैंने इसको 15 से काटा 4 बार, मैंने इसको 15 से काटा 5 बार, मतलब प्राइस है वो 4 से 5 हुई है। तो मुझे बताओ दोस्तों यहां से कंजप्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कंजप्शन का जो रेशियो है वो 5:4 होगा, उल्टा होगा। तो मुझे बताओ यहां से ये जो 5 पहले कंजप्शन थी अब 4 हो गई है, तो कंजप्शन में तो कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 1 पर। मूल कंजप्शन कितनी थी, 5, तो इंटू 100 कर दीजिए, यहीं से सवाल के उत्तर आ जाएंगे। बोलो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 20% कंजप्शन में क्या हुई है, कमी हुई है भाई, 20% कंजप्शन में कमी हुई है। तो यहां से सवाल का ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहां से फिर समझना, प्राइस आपकी 60 से 75 हो गई, मतलब 4:5 में आ रही है, और अगला चाहता है कि खर्चा परिवर्तित रहे, यानी कि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा है। कांस्टेंट रखा है तो हम जानते हैं जो पी का रेशियो है उसका उल्टा करते ही सी का रेशियो आ जाएगा। तो हमने 4:5 को उल्टा कर दिया, 5:4। तो बताइए 5 से 4 मतलब -1, एक की कमी हुई है। मूल कंजप्शन 5 है, इंटू 100 करेंगे, 20% सवाल के आंसर होंगे। ये वाला सवाल बताइए, पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो गई है और पेट्रोल पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखना है, तो बताओ खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। उत्तर आपको अप्रोक्स में देना है, दशमलव के 2 स्थानों तक देना है दोस्तों, दशमलव के 2 स्थानों। ये सीजीएल 2023 में सवाल पूछा गया था, तो यहां से सवाल बड़ा ही मस्त सवाल है। आपको अगर इसका फ्रैक्शन मालूम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उल्टा करके सवाल को कर ही सकते हैं आराम से। देखो एक बार समझ लिए, यहां से क्या दे रखा है वो देखो। प्राइस की बात करें तो प्राइस आप ये कह सकते हो सर, अब हमें 81% का फ्रैक्शन मालूम नहीं है,
इसका फ्रैक्शन मालूम नहीं है, फ्रैक्शन में बदल भी नहीं सकते इसको, तो आप ऐसे ही कह सकते हो कि पहले प्राइस 100 थी तो इसमें 81 की वर्दी हो गई यानी 181 हो गई। और बताओ वेग को रखना है क्या, वेग को रखना है अपरिवर्तित। इसका मतलब जो कंजप्शन का रेशियो है वो 181 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहां कंजप्शन में जो कमी हुई है, इसमें जो कमी हुई है वो कितने की हुई है भाई, तो आप कहेंगे सर 81 की कमी हुई है। और इसकी मूल कंजप्शन कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 181 थी। और इसको इंटू 100 कर लो, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब यहां से आप देख लो, इसको निकाल सकते हो। वैसे मैं इसको लगभग आपके यहां देखूं तो मैं यहां से इसको देखो एक बार गुणा करते हैं इसको, वैसे कट तो रहा नहीं है ये, तो आपको 8100 में भाग देना है किसका, 181 का। तो बताओ 4 बार जाएगा, 18 चौक 72 यानी 724 हो गया। 724 यहां से माइनस करेंगे तो बताओ 710 करेंगे तो 100 बचेगा, 14 और करेंगे तो आपके पास 86 बचेगा, मतलब 860, 860 बच रहा है। अब मैं इसका भाग और लगाऊं तो फिर वो 4 बार ही जाएगा, 4 ही बार जाएगा, फिर आपका 724 ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यही सवाल का उत्तर होगा। अगर 44 से शुरू हो रहा है तो ऐसा एक ही ऑप्शन है भाई, 44.75%। क्योंकि आपको पता है 181 का भाग दिया, 4 बार गया, 724 यहां से घटाएंगे तो हमारे पास 86 यानी कि 860 बचा है। 860 में फिर 81 का भाग 4 बार ही जाएगा, तो ये लगभग 44 के आसपास आएगा। और 44 से थोड़ा अधिक एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। और यहां से आप लगा के सवाल के आंसर निकाल सकते हो। देखो एग्जाम हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है, हमारा जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव होता है, हमें पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है सवाल को। हमें क्या करना है, थोड़ा सा अप्रोक्स, अगर आपके 2 डिजिट है, ऑप्शन दूर दूर है और ऐसा एक ही ऑप्शन आ रहा है कि 44 से शुरू होने वाला, तो लगा सकते हो उसको ऑप्शन को और आगे बढ़ सकते हो आप। अगला सवाल देखो, किसी मूवी की टिकट का मूल्य 12.5% बढ़ जाता है और उसकी बिक्री भी 8 से 1/2% बढ़ जाती है, तो उसकी इनकम में परिवर्तन क्या हुआ, उसकी जो आय है उसमें क्या प्राप्त। तो याद देखो उसकी कंजप्शन बिक्री भी बढ़ा दी गई है और उसका मूल्य भी बढ़ा दिया गया है। हमसे क्या पूछ रहा है, ई में, यानी आपने ये पढ़ा था कि ई बराबर होता है, सॉरी आपने पढ़ा था ई बराबर होता है पी इंटू सी, पी इंटू सी होता है। तो मैं यहां से एक बार पी का रेशियो लिख लेता हूं, पी का रेशियो लिख लेता हूं। पी का रेशियो क्या है, 12.5% वर्दी है भाई, तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8 और वर्दी है। तो मुझे पता चल गया कि ये जो है वो 8 से 9 हुआ है, 8 से 9 हुआ है। और यहां देखो बिक्री में 8.5% की क्या हुई है, वर्दी, और इसका मतलब होता है 17/100, 17/100 होता है 200, 17/200। क्योंकि कर लो 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 है, परसेंट रहेंगे तो नीचे 100 लगेगा, यानी 17/200 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कंजप्शन क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर पहले कंजप्शन 200 थी तो 17/217 हो गई, 217 हो गई। ठीक है, ये आपस में कट नहीं रही है तो इतनी रहेगी आपकी। और अब चाहिए आपको आय में परिवर्तन, तो क्या मैं इनका मल्टीपल कर दूं यहां पर, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर दीजिए सर। 8 दूनी 1600, 1600 हो गया। रेशियो मैं इसको 9 से करूंगा, 9 7 63 हो गया, 6 बचेंगे, 9 एकम 9 और 6 15 हो गया, एक बचेगा, 9 दूनी 18 और 1 19। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि यहां जो टोटल चेंज है वो, यानी आपकी इनकम इससे बढ़कर इतनी हो चुकी है। तो बताओ कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे सर 353 बढ़ चुकी है। इस पर भाई मूल क्या थी, 1600,
इंटू 100, तो यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। 16 का भाग लगा दो, 16 दूनी 32, मेरे पास यहाँ 3 बच गया 33, फिर 16 दूनी 32। अब देखो 22 के हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो और आगे हल करना पड़ेगा। अब मेरे पास 1 बच गया, मैं पॉइंट लगाऊंगा, 10 हो गया, 10 में भी 16 का भाग नहीं लगा रहा, तो 0 लगाना पड़ेगा, और अब वो आपका बन जाएगा 100, और 100 में 16 का भाग 6 बार जाएगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन, जिसमें 0.06 आ रहा है। इसमें तो 67 आ रहा है, इसमें 0.06 आ रहा है, यानी सवाल के जो उत्तर होंगे वो डी ऑप्शन होगा। फिर से समझना, 12.5% 1/8 होता है, मतलब 8 से 9 हो जाएगी उसकी प्राइस। 8.5%, तो 8 दूनी 16 और 17/2 हो गया ये, और 17/2 को हम 17/200 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 17/200 लिख सकते हैं। मतलब पहले कंजप्शन 200 थी, 17 बढ़ गई 217। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, यानी प्राइस और कंजप्शन को मल्टीपल कर लो, तो 200 गुणा 8 तो हो गया 1600, 217 गुणा 9 हो गया 1953, तो 353 की वर्दी 1600 पर हुई है, इंटू 100 करेंगे तो 22.06% आएगा। तो यहां से हम बता सकते हैं कि इस प्रकार से इसका मान आएगा। अब एक दूसरा तरीका हम ये कह सकते थे कि भाई हम इसको डायरेक्टली, लेकिन सक्सेसिव लगाने के लिए आपको थोड़ा सा सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, इसमें सक्सेसिव से भी, अगर प्राइस में भी हुई है, कंजप्शन में भी हुई है, और आपको इसमें पूछ रहा है खर्चे में, इनकम में, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों का मल्टीपल चल रहा है, तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो जैसे मैं एक बार आपको बताऊं, 12.5% वृद्धि हुई, सक्सेसिव से कर रहा हूं सवाल को, सक्सेसिव से सवाल कर रहा हूं दोस्तों। पहले 12.5% की वृद्धि हुई, तो 12.5% प्लस 8.5% और प्लस इन दोनों का मल्टीपल लेना पड़ेगा आपको। तो मेरे को, आपको पता है 12.5 को इससे गुणा करना पड़ेगा, तो मैं लगभग एक बार देख सकता हूं, 12.5 और 8.5 तो 21 हो गया, मतलब उत्तर 21 से बड़ा ही होगा, तो 20 वाला नहीं होगा। अब आपके पास 3 ऑप्शन बच रहे हैं कि जो 21 से बड़े हैं। अब मैंने कहा अगर मैं 12 को भी 8 से गुणा करता हूं, अगर मेरे पास 12.5 और 8.5 नहीं है, केवल 12 और 8 भी है, तो भी मैं 12 अंटी 96, 12 अंटी 96, मतलब 0.96 आता है। तो आपका ये तो 0.87 है, तो ये तो आपका उत्तर हो ही नहीं सकता, यानी 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली कट गए, हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं ना। तो आप अगर 12.5 को 8.5% से गुणा करोगे, तो देखो यहां से क्या आएगा, 55 25 आएगा, 12 5 60 और 2 62 आएगा। यहां से 8 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 5 40 आएगा, 12 अंटी 96 96 और 400 आ जाएगा। तो मुझे पता है यहां से ये आ गया आपका 10625, पॉइंट यहां लगाएंगे, मतलब ये आएगा 1.0625 आएगा। और अब आप यहां से बता सकते हो 12.5 8.5 21 होता है, 21 में एक जोड़ेंगे 22, और 22 के बाद में आएगा 0.0625, यानी यही सवाल का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो ऐसे सवालों को सक्सेसिव से भी कर सकते थे, ये एसएससी सीएचएसएल में आया था 2023 में सवाल, अच्छा सवाल है। अगर आपको यहां आपको पता है कि मल्टीपल में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी इस सवाल को सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये सवाल देखो, एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई और इसकी बिक्री को x% बढ़ा दिया गया, तो राजस्व में 20% वृद्धि हुई, मतलब इसका जो टोटल खर्चा है, इनकम है, उसके अंदर क्या हो चुकी है, टोटल 20% की वृद्धि। मतलब वही बात हम कर रहे हैं, E बराबर P इंटू सी। हमें x का मान, मतलब बिक्री में वृद्धि है वो कमी है वो बतानी है, मतलब c की वैल्यू बतानी है आपको। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां अपॉन p लगा दूं मैं इसमें, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, बस इसी की आवश्यकता है हमें, यहां से हम निकाल सकते हैं सवाल को। तो मुझे बताओ ई का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 25% बढ़ चुका है रेट, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4।
प्लस हुआ है, सॉरी माइनस हुआ है, और 20% का मतलब 1/5 हुआ है और ये प्लस हुआ है। तो देखो कीमत की बात करें तो 1/4 यानी कि जो आपका, पहले मैं ई लिख लेता हूं, ई का रेशियो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ई का जो रेशियो आएगा वो 5 में 1 की वर्दी है, यानी 5 से 6 हो जाएगा। और मुझे अगर पी का रेशियो लिखना है तो पी का रेशियो क्या आएगा सर, 4 था और 1 कम हो जाएगा तो 4 से 3 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा, 5 में 4 का भाग दूंगा 5/4 हो जाएगा, और अनुपात 6 में 2 3 का भाग दूंगा तो 2 हो जाएगा। मैं कह सकता हूं ये 4 यहां से हटाकर उधर क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, 4 यहां से हटाकर इधर क्रॉस मल्टीपल कर दो तो आप कह पाएंगे कि सर कंजप्शन 5 से 8 हो चुकी है। तो बताइए वर्दी कितने की हुई, तो आप कहेंगे सर 3 की वर्दी हुई है। कितने, मूल वैल्यू 5 है और 3/5 की वैल्यू 60% होती है दोस्तों। सवाल के ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होंगे, बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इसे समझना, प्राइस है वो 1/4 कम हुई है और 20% यानी 1/5 बढ़ी है, इसकी वर्दी हुई है। तो बताओ 5 में 1 की वर्दी यानी 5 से 6 हो चुका है खर्चा, जबकि खर्चा बोलो तो इनकम बोलो एक ही बात है, और 4 में 1 की कमी हो चुकी है, मतलब 4 से 3 हो चुका है। तो मैं ये कह सकता हूं E/P करेंगे तो कंजप्शन आ जाएगी, मात्रा वाली आ जाएगी, बात बिक्री की आ जाएगी। तो 5 में 4 का भाग लगाएंगे 5/4, 6 में 3 का भाग लगाएंगे 2, इस 4 को हटाने के लिए इसको इक्वेशन को 4 से गुणा कर दिया तो 5/8 आ गया, 3 की वर्दी हो रही है 5 पर, इंटू 100 करेंगे, आप यहां पर इंटू 100 करेंगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और वो आ गया है आपका इंटू 100 करते ही 20 बार कटेगा तो 20 इंटू 3 60% सवाल के उत्तर आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया सवाल था, बड़ा मुश्किल सवाल था नहीं दोस्तों, बिल्कुल आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, चीनी की कीमत में 20% कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक मिल पाती है। मतलब उसने, क्रेता ने क्या किया है, 160 रुपए खर्च किए तो उसे क्वांटिटी 4 किलो ज्यादा मिल गई। क्यों? क्योंकि उसने 20% कीमत क्या मिली है, कम हो चुकी है, इसलिए। तो बताओ प्रति किलोग्राम चीनी का मूल मूल्य क्या है। यह भी CHSL 2020 में सवाल पूछा गया था दोस्तों, समझना एक बार। यहां से थोड़ा समझना सवाल को। सवाल में क्या कहा इसने कि बताओ कीमत को 20% घटा दिया गया है। मैं कहता हूं प्राइस जो है वो 20% कम हो चुकी है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 कम हो गई है। इसका मतलब 5 रुपए से प्राइस 4 रुपए हो चुकी है। 5 रुपए से प्राइस क्या हो चुकी है, 4 रुपए हो चुकी है दोस्तों। अब मैं कहता हूं क्रेता एक फिक्स अमाउंट क्या कर रहा है, केवल 160 रुपए खर्च कर रहा है, मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। उसने फिक्स रखा है कि भाई मैं 160 ही खर्च करूंगा, लेकिन मेरे को 20% कमी होने के बाद में भी मैं 160 ही खर्च करूंगा तो मेरे को क्वांटिटी 4 केजी ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं कहता हूं अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो बताओ कंजप्शन का रेशियो तो रिवर्स रेशियो होगा, 4:5 होगा, 4:5 होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, पहले खपत 4 थी अब खपत 5 है, तो बताओ मूल्य गिरने से खपत में वृद्धि कितने की हुई, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। लेकिन यहां तो ये बोल रहा है कि 4 केजी अधिक मिल रही है उसको, मतलब उसके 4 केजी बढ़ गई है खपत। तो बताओ ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 4 केजी के बराबर है। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ है, यहां पर मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ है। तो मुझे बताओ चीनी का मूल कीमत पूछा है, चीनी का मूल कीमत पूछा है, तो मैं इसकी मूल कंजप्शन निकाल लूंगा पहले। बोलो 4 इंटू 4, मतलब मैं यहां से इसको गुणा करूंगा 4 से, तो बताइए इसकी मूल खपत कितनी आ गई, 16 केजी।
16 केजी पहले खरीद रहा था ये, और नई खपत चाहिए तो 5 इंटू 4 20 केजी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ उसकी मूल खपत कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 16 केजी थी। आपसे बोला कि अब उसकी वर्तमान में खपत कितनी है, तो आप कह सकते हैं सर 5 इंटू 4 20 केजी है। लेकिन आपसे पूछे उसका भाव कि मूल भाव क्या था, तो हमने मूल खपत निकाल लिया, भाव निकाल लेंगे। तो बताओ भाव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर अगर भाव निकालना है तो टोटल खर्चे में भाग लगा दो खपत का। टोटल खर्चा 160 रुपए है, जिसमें आपको 16 केजी चीनी प्राप्त हो रही थी, मतलब पहली चीनी का जो भाव था वो 10 रुपए था। यानी पहले जो चीनी का भाव था वो 10 रुपए था। यानी सवाल के जो ऑप्शन आएंगे वो बी ऑप्शन राइट आंसर आएगा दोस्तों। इसे समझना, प्राइस 20% गिरी है, मतलब 5 से 4, जबकि खर्चा 160 फिक्स रखा है उसने। इसका मतलब इसकी कंजप्शन उल्टे रेशियो में चलेगी, 4 से 5। तो बताओ कंजप्शन में कमी 1 यूनिट की हुई, लेकिन सवाल में 4 केजी की दे रखा है, तो 1 इक्वल है 4 केजी का, मतलब 4 गुना। तो अगर मूल पूछे, मूल भाव पूछे तो मूल खपत निकाल लो और उसका भाव लगा दो, 160 में भाग लगा दो। अगर आपको नया मूल्य पूछे तो 5 के 20 का भाग लगा दो 160 में, तो 8 रुपए किलो आ जाएगा नया भाव। तो ऐसे पुराने और नए दोनों भाव निकाले जा सकते हैं। तो सवाल अगला कीजिए दोस्तों। देखो फिर से वही है, चीनी के मूल्य में 12% की कमी हुई और इस कारण से अक्षत को 1200 रुपए में 7 किलो चीनी ज्यादा मिली। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक आपको बताना है। चीनी का वास्तविक मूल्य पूछा है कि फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर, यानी कि आपसे नया वाला पूछा जा रहा है, ठीक है ना, वास्तविक कीमत पूछी जा रही है, वो पुराना वाला। तो यहां देखो एक बार समझो, 12% को हम, सॉरी यहां से 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12% को हम लिख सकते हैं 3/25, 3/25 लिख सकते हैं भाई, कमी हुई है, 3/25 की क्या हुई है, कमी हुई है। तो मैं कह सकता हूं सर प्राइस क्या हुई, तो आप कहेंगे सर प्राइस पहले 25 थी और अब 3 कम होके 22 हो चुकी है, 22 हो चुकी। तो मैं कहूंगा जी खर्चा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर खर्चा उल्टा रेशियो होगा, 22/25 हो जाएगा, 22/25 हो जाएगा। बिल्कुल जी, आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ आ रहा है। पहले खपत 22 थी और अब खपत हो गई है 25। तो मुझे बताओ खपत में जो चेंज मिला वो 3 यूनिट का मिला है, 3 यूनिट का मिला है, जबकि यहां बोल रहा है 7 केजी अधिक हुआ है। तो 3 का कंपैरिजन हुआ है 7 केजी से, 7 केजी। इसका मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो आप कहेंगे सर ये मल्टीप्लाई बाई 7/3 हुआ है, 7/3 हुआ है। तो आपको पूछिए चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, उसका वास्तविक मूल्य बताना है। तो आप यहां से गुणा कर लीजिए, 22 इंटू 7 कर लीजिए, तो बताओ पुरानी खपत आएगी 22 इंटू 7/3, ठीक है। ये इसकी पुरानी खपत आ गई, लगा लो भाग 1200 में, 1200 के अंदर भाग देना है 22 इंटू 7/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से काट लो 11, 2 से काट लो 6, 1800 में भाग देना है आपको 77 का, 77 का भाग लगाना है। तो लगाओ एक बार, 2 बार देंगे 154 आएगा, 154 यहां से कम कर लो तो कितने बचेंगे, 26 बचेंगे, कि 260 हो गया है, 260 है तो लगभग 3 बार भाग जाएगा, 3 बार चला जाएगा, क्योंकि 3 बार जाएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, यानी सवाल के जो आंसर है वो 23.38 होंगे, 23.38 सवाल के राइट आंसर होंगे दोस्तों। यहां से आपको इसका वास्तविक मूल्य पूछा था, इसका प्रारंभिक रेट क्या था पहले वो पूछा था। तो मैं कहूंगा यहां से कि टोटल 1800 है, आप 1200 मूल्य है, उसके अंदर इस खपत का भाग लगा दीजिए, तो बताओ लगभग ये 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें तो ऐसा एक ही ऑप्शन मिल रहा है और सवाल के आंसर लगा देंगे अपन। फिर से समझना,
12% का मतलब 3/25 होता है। कैसे निकाला? ऐसे निकाल लो, सॉरी, 12% का मतलब होता है 12% हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो ऐसे आपका 3/25 हुआ है। तो 25 से 22 हो गई है इसकी मूल्य, तो 22 से 25 हो जाएगा इसका खपत। अब मैं कहता हूं बीच में डिफरेंस 3 यूनिट का है, लेकिन वहां 7 kg का डिफरेंस दे रखा है, 7 kg का, तो 3 यूनिट 7 kg के बराबर, मतलब 7/3 से कटेगा तो 3 से कटेगा तो 7 आएगा। तो 7/3 से इसको मल्टीपल किया तो ये इतना आ गया आपके पास में खपत। खपत का भाग मूल्य में लगा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी? उसकी भाव मिल जाएंगे कि इसके भाव क्या थे। ये देखो दोस्तों, चीनी की सेव की कीमत 30% कम हो जाती है, तो ग्राहक को 140 रुपए में 5 kg 5 और सेव खरीद सकता है। तो सेव की गठी हुई दर ज्ञात कीजिए कि गठा हुआ प्राइस क्या है सेव का, ये बताना है आपको। तो आराम से मुझे जहां तक लगता है आप बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। 30% आप अच्छे से जानते हो क्या हो सकता है। 30% का मतलब होता है 3/10, और बेटा ये तो कम हुआ है तो माइनस। तो आप ये कह सकते हैं सर कि यहां जो प्राइस हुआ है वो प्राइस पहले 10 था और बाद में 3 कम हो गया, यानी 7 हो गया। बाद में 3 कम हो गया यानी कितना हो गया? 7। तो मैं कह सकता हूं कंजप्शन कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर पहले 7 थी तो अब 10 हो जाएगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल अच्छा जी सर, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो 7 से 10 हुई है, इसका मतलब प्रति इसमें हुआ है 3 यूनिट का चेंज। जबकि इसने तो 5 सेव का बताया, तो बताओ 3 किसके बराबर है? 5 सेव के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं इसको 5/3 से गुणा किया गया होगा, 5/3 से गुणा किया गया होगा। तो अब आप निकाल सकते हो। आपको चाहिए गठी हुई दर, मतलब नया वाला कंजप्शन निकाल के भाग लगा दो, क्योंकि ये पुराना मूल है और ये नया कंजप्शन है। नया का भाव लगाएंगे तो नया भाव आएगा, पुराने कंजप्शन का भाग लगाएंगे तो पुराना भाव आएगा। तो मैं इससे गुणा कर लेता हूं इसको, तो बताओ इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 को 5/3 से गुणा करेंगे तो मतलब नई जो कंजप्शन है वो 50/3 आएगी, और इस 50/3 से डिवाइड कर लो 140। 140 रुपए में इतनी कंजप्शन आ रही है, 50/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 14×3 = 42, या 14 में भाग लगा दो एक बार तो ये 2.8 आएगा। 28×3 = 84, मतलब 8.4 सवाल का आंसर आ जाएगा। 8.4 सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो यहां सवाल के आंसर क्या होंगे? 8.4 होंगे दोस्तों। ये CHSL 2023 में सवाल पूछा गया कि बताओ 30% गिरी है तो 10 से 7 हुई है, तो आप 7 से 10 बता सकते हैं। मतलब यहाँ 3 यूनिट का चेंज देखने को मिला, लेकिन टोटल 5 यूनिट का चेंज है, 5 kg का चेंज, 5 सेव का चेंज है। तो बताओ एक किसके बराबर होगी? 5/3 के बराबर होगी। एक 5/3 के बराबर होगी। तो मैंने इसको 5/3 से गुणा किया तो 50/3 आ गई, नया वाला कंजप्शन। अगर नया वाला कंजप्शन आ गया है तो भाग लगा दो टोटल अमाउंट 140 में नया वाले कंजप्शन का। 140 में 50/3 का भाग लगाएंगे तो बेटा 2.8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8.4 आएगा। यानी सवाल के जो राइट आंसर होंगे वो आपके होंगे 8.4। 8.4 सवाल के राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलिए, और अब एक नई टाइप लेके आए हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। कि आपको इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है और सेविंग, आय व्यय और बचत। इस वाली टाइप के अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सवालों को निकाला जाए, किस प्रकार से सवाल हल किए जाए, ताकि हम आपको बहुत आसान तरीका यहां पर बताने वाला हूं। हमें अभी अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इनकम किसके बराबर है, तो इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। अगर खर्चा और बचत को जोड़ लें तो टोटल इनकम आ जाती है। खर्चा प्लस बचत मिलकर के आ जाती है, टोटल इनकम आ जाती है। आपको सवाल यहां क्या क्या पूछ सकता है?
अगर मान लो इनकम में कुछ वर्दी या कमी दे रखी है, वर्दी दे रखी है X% की, और खर्चे में भी आपको मान लो कुछ वर्दी दे रखी है Y% की, और आपसे बचत में वर्दी पूछ ले कि बचत में जो वर्दी होगी वो कितना परसेंट की होगी, बचत में जो वर्दी होगी वो कितना परसेंट होगी, ऐसा अपने से पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, यहाँ ये ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का रेशियो दे दे आपको, कि यहाँ ये बता देगी उसका जो बचत है उसके खर्चे का इतना परसेंट है, ठीक है ना, या खर्चा है उसकी बचत का इतना परसेंट है, तो इन दोनों के अंदर मान देकर, और फिर इनकम में वृद्धि या कमी आपसे पूछ सकता है। तो हम कई प्रकार के सवाल से इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड देखने वाले हैं दोस्तों। तो इस टाइप को हम कल वाले वीडियो में करेंगे दोस्तों। कल जो हम क्लास डालेंगे उस क्लास में हम इसकी बड़े डिटेल से बात करेंगे। तो कल आपको क्लास शाम को उसी टाइम पर 7 बजे आपकी क्लास आएगी। हर रोज 7 बजे एक क्लास आपको मिलेगी जिसके अंदर हम आपको इसी तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल समझा समझा के, छोटे छोटे तरीके से। क्योंकि हम वैसे तो हम सवालों को क्या कर सकते हैं, कुछ सवालों को डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं अल्ट्रा कैलसी तरीकों से, लेकिन हम उन तरीकों का प्रयोग तब करेंगे जब एक बार बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे, और हम जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस समय हम वो तरीके लेंगे जो अल्ट्रा कैलसी तरीके, मतलब ट्रिक लगाएंगे और सवालों को करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।